Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 20th January 2022 and today's important nursing MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, all are the stages of disease cycle except, आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी स्टेज डिजीज साइकिल में इंक्लूड नहीं की जाती। ऑप्शन ए इंक्यूबेशन, ऑप्शन बी प्रोडोम, ऑप्शन सी डिफेक्शन, ऑप्शन डी हेल्थ। कौन सी स्टेज डिजीज साइकिल की नहीं है, इस चीज को बताना है आपको। The right answer is option D. Health is not a stage of disease cycle. आइए जान लेते हैं डिजीज साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। डिजीज साइकिल हैविंग टोटल 6 स्टेप्स। दीज आर, डिजीज साइकिल में कुल 6 स्टेप्स होती हैं जो कि हैं इंक्यूबेशन, प्रोड्रोम स्टेज, फैस्टिजियम स्टेज, डिफरवेसेंस स्टेज, कन्वल्सेंस स्टेज, डिफेक्शन स्टेज। आइए वन बाय वन इन सभी स्टेजेस के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट स्टेज है इंक्यूबेशन स्टेज। Entry of organism to appearance of first sign and symptom। किसी भी डिजीज साइकिल की पहली स्टेज को आप इंक्यूबेशन स्टेज के नाम से जानते हैं। इंक्यूबेशन स्टेज की शुरुआत किसी भी पर्सन में डिजीज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की एंट्री से होती है और इस स्टेज की एंडिंग जब पेशेंट में पहले साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं तब तक होती है। तो हम कह सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड वह समय है जब किसी पेशेंट के शरीर में डिजीज कॉजिंग एजेंट एंटर होता है और उसके द्वारा पहला साइन एंड सिम्टम अपीयर करवा दिया जाता है। ये पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, जिसे हम प्रोड्रोम स्टेज के नाम से जानते हैं। जस्ट फॉलोइंग ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज द पेशेंट इज इन्फेक्शियस टू अदर्स। इंक्यूबेशन पीरियड के खत्म होने के बाद यानी सिम्टम्स के अपीयर होने के साथ ही ये स्टेज शुरू हो जाती है और इस स्टेज में डिजीज़ को डायग्नोज करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इस स्टेज में पेशेंट दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकता है, डिजीज कर सकता है। नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेज, फैस्टिजियम स्टेज। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स। फैस्टिजियम स्टेज जो है साइन एंड सिम्टम्स के द्वारा, क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स के द्वारा आइडेंटिफाई की जाती है, या यूं कहें कि फैस्टिजियम स्टेज के अंदर किसी भी डिजीज़ के जो इम्पोर्टेंट क्लासिकल सिम्टम्स हैं, मेन साइन एंड सिम्टम्स हैं, वो अपीयर हो जाते हैं। और याद रखें इट इज़ अ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी स्टेज। इस डिजीज़ में डिजीज़ का ट्रांसमिशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी मैक्सिमम ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरवेसेंस स्टेज की, जो कि फोर्थ स्टेज है डिजीज साइकिल की। इंटेंसिटी ऑफ डिजीज इज डिक्रीज्ड। डिजीज मूव्ड टू नॉर्मल स्टेज बट पेशेंट इज इन्फेक्टेड टू अदर। डिफरवेसेंस स्टेज के अंदर पेशेंट की जो डिजीज़ की इंटेंसिटी है, डिजीज़ की मात्रा है, क्षमता है, वो कुछ कम होने लगती है। पेशेंट अब धीरे धीरे रिकवर होने लगता है, लेकिन इस स्टेज में भी पेशेंट दूसरों लोगों को ये डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकता है, यानी इन्फेक्टिव स्टेज मानी जाती है ये भी।
नेक्स्ट आता है स्टेज 5, जिसे आप कन्वल्सेंस स्टेज के नाम से जानते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिकवरी फेज। इस फेज को आप रिकवरी फेज के नाम से जानते हैं। पेशेंट इज रिकवर्ड फ्रॉम डिजीज बट हैव वीकनेस ड्यू टू डिजीज एंड ड्यू टू दिस नॉट बीइंग एबल टू फील नॉर्मल। कन्वल्सेंस स्टेज के अंदर पेशेंट की रिकवरी हो जाती है। पेशेंट के शरीर से डिजीज अब जा चुका है, पेशेंट का डिजीज ठीक हो चुका है, लेकिन इस डिजीज की वजह से पेशेंट की बॉडी में जो वीकनेस है वो अभी भी बरकरार है। पेशेंट अभी पूरी तरह से नॉर्मल फील नहीं करता है कन्वल्सेंस स्टेज के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट स्टेज की, जो है डिफेक्शन स्टेज। Pathogen is killed off if particles remain in body, they are dead particles and do not cause disease. डिफेक्शन स्टेज के अंदर पेशेंट अब पूरी तरह से ठीक है, पेशेंट की बॉडी में जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म या पैथोजन है वो सभी किल हो चुके हैं, लेकिन अगर पेशेंट की बॉडी में कोई इन पैथोजन का पार्टिकल रह जाता है तो वो डेड पार्टिकल्स रहते हैं और ये पेशेंट में डिजीज कॉज नहीं कर पाता। आपने कोविड-19 पेंडेमिक में कई बार ऐसे केसेस भी देखे होंगे जिसमें पेशेंट लगातार कोविड की जांच करवाता है, लेकिन ठीक होने के बाद साइन एंड सिम्टम्स जाने के बाद भी उसकी रिपोर्ट हमेशा पॉजिटिव ही आती रहती है, लेकिन पेशेंट अब रिलीफ हो चुका है, वो पूरी तरह से ठीक है। ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि इस पेशेंट की बॉडी में वायरस के डेड पार्टिकल्स मौजूद हैं और उन्हें ही ये टेस्ट डिटेक्ट करके पर्सन को पॉजिटिव बताता है, लेकिन पेशेंट की रिकवरी हो चुकी है, अब पेशेंट में ये डिजीज नहीं है। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, the newer drug given to interfere with the production in angiotensin II in heart failure is। हार्ट फेलियर के पेशेंट में एंजियोटेंसिन सेकेंड के प्रोडक्शन को रोकने के लिए कौन सी नई ड्रग इस्तेमाल की जा रही है? ऑप्शन ए आइसोड्रिल, ऑप्शन बी एनोक्सिमोन, ऑप्शन सी एस्मोलॉल, ऑप्शन डी कैप्टोप्रिल। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहां पर हम कैप्टोप्रिल ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसके बारे में और जान लें। A class of drug that blocks the effect of angiotensin converting enzyme so prevent the formation of angiotensin II called ACE inhibitor। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की आवश्यकता होती है। ऐसी मेडिसिन जो कि इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दे एसीई इनहिबिटर कहलाती है। एसीई इनहिबिटर्स देने पर एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ड्रग from this class are used to treat hypertension, heart failure, myocardial infarction and kidney failure। याद रखिएगा, इस क्लास की जो मेडिसिन हैं इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन और किडनी फेलियर जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आवश्यक होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एनालप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिंसोप्रिल, रेमिप्रिल आदि हैं, जिन मेडिसिन के पीछे PRIL एज अ सुफिक्स लगा हुआ मिले आपको, ये सभी ACE इनहिबिटर का एग्जाम्पल हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। फ्रेंड्स, मुझे रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या ये क्लासेस BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हैं? तो मैं इसका आंसर आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं
ये बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को टारगेट करके प्रिपेयर नहीं किए जाते हैं। बीएससी नर्सिंग या जीएनएम को कंप्लीट करने के बाद आप लोग जब रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, जॉब के लिए प्रिपेयर करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो उस जगह पर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल रहेंगे। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप हमें फॉलो कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है और लगातार इस टॉपिक पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। सो होपफुली अब आप इस चीज़ को बेहतर समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिकेशन मीन्स। आपको बताना है कि कम्युनिकेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। शेयरिंग आइडियाज, शेयरिंग बिलीफ, शेयरिंग थॉट या ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। कम्युनिकेशन का मतलब है आप अपने आइडियाज, बिलीफ और थॉट्स को शेयर कर रहे हैं। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन अडल्ट पेशेंट लेंथ ऑफ इंसर्शन ऑफ गुडिल्स एयरवे measured between the first incision to the। किसी पेशेंट में आपको किस साइज का गुडिल्स एयरवे लगाना है, इस साइज का निर्धारण करने के लिए आप गुडिल एयरवे की लेंथ को फर्स्ट इंसीजर टीथ से लेकर कहां तक मापते हैं। ऑप्शन ए एंगल ऑफ मैंडिबल, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, ईयरलोब। सिंपली आपको बताना है कि फर्स्ट इंसीजर टीथ से लेकर इन चारों में से किस साइज तक आप लेंथ को मेजर करके गुडिल्स एयरवे किस साइज का लगाना है, इसका निर्धारण करते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एंगल ऑफ मैंडिबल। देखिएगा, ये किसी पर्सन का फेस है। इस पर्सन में कितना साइज का गुडिल्स एयरवे लगाना है, इस चीज के निर्धारण के लिए पेशेंट के इस इंसीजर टीथ से लेकर एंगल ऑफ मैंडिबल इस जगह तक की ये जो डिस्टेंस है, इसका मेजरमेंट किया जाता है और इस डिस्टेंस के हिसाब से साइज ऑफ गुडिल्स एयरवे सेलेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, हमारा या पेशेंट का जो इंसीजर टीथ है वहां से लेकर पेशेंट की इस मैंडिबल बोन के कॉर्नर तक, यानी यहां तक कितनी डिस्टेंस है, इस चीज को माप कर हम पेशेंट में किस साइज का गुडिल्स एयरवे इस्तेमाल करना है, इसका निर्धारण करते हैं। गुडिल्स एयरवे जो है एक हार्ड रिजिड प्लास्टिक ट्यूब से बना इक्विपमेंट होता है जो कि देखने में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पर इस अलग अलग कलर का एरिया होता है, पोर्ट होता है, ये कुछ इस प्रकार से देखने में स्ट्रक्चर दिखाई देती है। हालांकि ये इतना ज़्यादा कर्व नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको समझाने के हिसाब से इसे सबसे बनाया गया है। आइए इसके बारे में और जान लें। गुडिल्स एयरवे को हम ओरोफेरेंजियल एयरवे के नाम से जानते हैं, यानी ऐसा एयरवे जो कि माउथ से इंसर्ट किया जाए, ओरोफेरेंक्स एरिया तक पहुंचाया जाए, तो ये कंडीशन ओरोफेरेंजियल एयरवे या गुडिल्स एयरवे के नाम से जानी जाती है। Excuse me. A Goodell is a rigid plastic tube which sits along top of mouth and ends at the base of tongue and adjunct to keep airway open. Goodell airway जो है एक प्लास्टिक से बना टाइट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम माउथ से इंसर्ट करते हैं और इसे टंग ऑफ बेस पर रखा जाता है। यानी कि गुडिल्स एयरवे जो है
आपके माउथ जहाँ से ओपन होता है वहाँ से इंसर्ट होकर आप रहता है और आपकी टंग जहाँ पर ख़त्म होती है बेस ऑफ टंग तक ये फैला रहता है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। एन ऑक्सीजन मास्क और बैग मास्क वेंटिलेशन कैन बी अप्लाइड ओवर द टॉप ऑफ इट इफ नीडेड। अगर आपको किसी पेशेंट को वेंटिलेट करने की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन देने की आवश्यकता पड़ती है, तो इस ओरोफेरेंजियल या गुडिल्स एयरवे को लगाकर इस पेशेंट को आप मास्क या बैग मास्क की सहायता से वेंटिलेट करवा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देखा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस ओरोफेरेंजियल एयरवे का यूज़ क्या है। प्रिवेंट टंग कवरिंग एपिग्लोटाइटिस इन पेशेंट विथ रिड्यूस्ड ग्लासगो कोमा स्केल। अगर किसी पेशेंट का ग्लासगो कोमा स्केल कम है, यानी पेशेंट फुली कॉन्शियस कंडीशन में नहीं है, तो ज़्यादा चांसेस है कि इस पेशेंट की जो टंग है वो बैक साइड फ्लिप कर जाएगी, यानी पीछे की तरफ मुड़ जाएगी और इस पेशेंट में जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। याद रखिएगा, जब भी कोई बेहोश पर्सन होता है, अनकॉन्शियस पर्सन होता है, तो उसे सुपाइन पोजीशन देने के बाद आप उसके हेड को वन साइड टिल्ट कर दें, यानी गर्दन को एक तरफ मोड़ दें। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर पेशेंट में अनकॉन्शियसनेस के कारण उसकी जीभ पीछे की तरफ पलटती है, बैकफ्लिप होती है, तो उससे उसका एयरवे ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि अब आपने गर्दन को साइड में झुका दिया है तो टंग का बैकफ्लिप नहीं होगा, पेशेंट की सांस चलती रहेगी। तो याद रखिएगा, अनकॉन्शियस पेशेंट को हमेशा आप सुपाइन पोजीशन देके उसके हेड को वन साइड टिल्ट करते हैं। ऐसा जनरली आप सिक्रीशंस के एस्पायरेशन को रोकने के लिए भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस पेशेंट के अंदर सिक्रीशंस नहीं है, तो हम एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट ना हो ड्यू टू बैकफ्लिप ऑफ टंग, इसलिए ये पोजीशन दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइज की, जिसे हमने पहले समझा है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यूज वन दैट मैचेस द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर ऑफ पेशेंट्स माउथ टू द एंगल ऑफ जॉ। पेशेंट के कॉर्नर ऑफ माउथ से लेकर एंगल ऑफ जॉ की लंबाई को नाप लें और इसी लंबाई का गुडिल एयरवे इस्तेमाल करें, या फिर आप फर्स्ट इंसीजर टीथ से लेकर एंगल ऑफ मैंडिबल के बीच की डिस्टेंस को माप लें और इसी साइज का गुडिल एयरवे इस्तेमाल करें। ये दोनों ही तरीके हैं जिसके द्वारा आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि पेशेंट को किस साइज का गुडियल एयरवे लगाया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस गुडियल एयरवे को किस प्रकार से इंसर्ट किया जाता है। इसका भी एक स्पेसिफिक तरीका होता है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एंश्योर नो फॉरेन बॉडीज इनटू द माउथ। सबसे पहले आपको पेशेंट के माउथ को चेक करना है कि इसके माउथ में कोई फॉरेन सब्सटेंस या कुछ अंदर है तो नहीं। अगर कुछ भी है तो उसे पहले आप निकालेंगे, क्लीन करेंगे। उसके बाद आप अपने गुडिल्स एयरवे या ओरोफेरेंजियल एयरवे को लुब्रिकेट करेंगे। फिर इंसर्ट इनटू माउथ अपसाइड डाउन, रिड्यूस द रिस्क ऑफ पुशिंग बैक टंग बैक। देखिएगा, गुडिल्स एयरवे का जो मुड़ा हुआ भाग है उसे आप पेशेंट के अप साइड रखेंगे, यानी पैलेट की तरफ रखेंगे, जीभ की तरफ नहीं रखेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप एयरवे को इंसर्ट करेंगे तो जो टंग है वो पीछे की तरफ पुश नहीं होगी। अगर आपने मुड़े हुए पार्ट को, जैसे मान लीजिए ये एयरवे है, इस मुड़े हुए पार्ट को टंग की तरफ रखा तो इस मुड़े हुए पार्ट की वजह से टंग जो है पीछे की तरफ फोल्ड हो सकती है। इस चीज़ को रोकने के लिए आप इस गुडिल्स एयरवे के मुड़े हुए हिस्से को पेशेंट के पैलेट की तरफ, ऊपर की तरफ रखेंगे और फिर इसे इंसर्ट करेंगे। जब आप ये फील करें कि पूरी तरीके से हमने एयरवे को अंदर जितना जा सकता था नॉर्मली चला गया है, अब इससे आगे नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद अब इस एयरवे को आप 180 डिग्री पर रोटेट कर देंगे। देखिए, मान लीजिए इस तरह से ये एयरवे था, आपने इंसर्ट किया।
अब इसे 180 डिग्री पर रोटेट कर देंगे, यानी इसे इस तरह से 180 डिग्री पर इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। ऐसा करते ही अब जो एयरवे है ये आपके टंग के बेस की तरफ आ जाएगा और ये बिल्कुल इसकी सही लोकेशन आ चुकी है। Once tip is around a hard soft palate junction, rotate it 180 degree to advance the rest of the way. इस प्रकार से इसे आप फाइनली प्लेस करेंगे। If patient gags, it is unlikely they will tolerate this airway. Stop insertion and try to nasopharyngeal airway instead. अगर पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स आने लगते हैं, पेशेंट को तकलीफ होती है, तो आप तुरंत इस एयरवे को निकाल लेंगे और ओरोफेरेंजियल एयरवे की जगह नेजोफेरेंजियल एयरवे लगाना पेशेंट में उचित तरीका रहेगा। इस एयरवे को लगाने के बाद इस एयरवे की पेटेंसी को चेक करना भी इसेंशियल है। होपफुली थोड़ा टिपिकल था, लेकिन अब आप समझ गए हैं कि किस प्रकार से ओरोफेरेंजियल एयरवे को लगाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी नॉर्सेट एग्जाम में स्पेशली पूछे जाते हैं। होपफुली क्लियर हो गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज गिवन अप टू। किसी न्यूबॉर्न बेबी को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कितने समय तक देनी चाहिए? 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 10 मंथ्स, 12 मंथ्स। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा कुछ भी नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हम न्यूबॉर्न बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स तक देते हैं। इवन यहाँ पर वाटर की आवश्यकता भी नहीं होती। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यूड अप टू 6 मंथ्स ऑफ एज। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, breast milk has all essential micronutrients except iron, so iron supplementation should be started at 4 months of age. अगर आपसे स्पेसिफिकली ये पूछ लिया जाए कि आयरन सप्लीमेंटेशन न्यूबॉर्न बेबी को किस उम्र से दिए जा सकते हैं, तो आप बताएंगे 4 मंथ से। ये एकमात्र ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि दूध में पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, इस वजह से इसे आप 4 महीने पर शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंटेग्यूमेट्री सिस्टम इंक्लूड्स विच ऑर्गन? ऑप्शन ए लीवर, स्किन, हार्ट, रेक्टम। इंटेग्यूमेट्री सिस्टम में किस ऑर्गन को इंक्लूड किया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्किन। क्वेश्चन नंबर 8, एपनिया मीन्स। एपनिया का क्या मतलब होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, ए एंड बी बोथ, या नन ऑफ द अबव। The right answer is option B. Absence of breathing is called apnea. अगर कोई पर्सन सांस नहीं ले पा रहा है तो ये कंडीशन एपनिया कहलाती है। अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो ये कंडीशन डिस्पनिया कहलाती है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज कॉल्ड डिस्पनिया एंड एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड एपनिया। Question number 9. The following statement true regarding transfusion of blood to a hemodynamically stable adult patient. एक हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, 150 ml should be transferred in first 15 minutes. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान पहले 15 मिनट में आप 150 ml ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे। ऑप्शन बी, ब्लड शुड बी एडमिनिस्टर्ड स्लोली एंड कंप्लीटेड नॉट बिफोर 6 hours. ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप धीरे धीरे करेंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट 6 घंटे से पहले नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी, ट्रांसफ्यूजन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 4 hours.
ब्लड ट्रांसफ्यूजन 4 घंटे के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। ऑप्शन डी, द यूनिट ऑफ ब्लड शुड बी वार्म्ड एट द बेड साइड फॉर 1 आवर बिफोर स्टार्ट ट्रांसफ्यूजिंग। आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले लगभग 1 घंटे ब्लड को गर्म करना चाहिए। विच ऑप्शन इज करेक्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमेशा याद रखें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है 4 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इससे ज़्यादा समय आप लगाएंगे तो पेशेंट में इन्फेक्शन या सेप्टिसीमिया डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो याद रखें, द ट्रांसफ्यूजन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 4 आवर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। Question number 10. The initial energy selection for defibrillation in pulses ventricular tachycardia for a किसी पेशेंट को पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कंडीशन हुई है। इस कंडीशन के ट्रीटमेंट में आपको पेशेंट को डिफिब्रिलेट करना है। तो सबसे पहली बार जब डिफिब्रिलेट किया जाता है तो कितनी एनर्जी डिलीवर की जाती है? ऑप्शन ए, मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर 32 जूल। ऑप्शन बी, बाईफेजिक डिफिब्रिलेटर 16 जूल। ऑप्शन सी, मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर 100 जूल। ऑप्शन डी, बाईफेजिक डिफिब्रिलेटर 150 जूल। फर्स्ट टाइम कितना एनर्जी सिलेक्शन करेंगे फॉर द डिफेब पेशेंट? The right answer is option D, biphasic defibrillator 150 joules। आइए इसको और क्लियर करें, इंपॉर्टेंट है ये। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। Pulseless VT is a medical emergency that requires immediate defibrillation। अगर किसी पेशेंट को पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हुआ है तो इस सिचुएशन में ट्रीटमेंट के रूप में इमीडिएटली आपको डिफिब्रिलेट करना है, पेशेंट को शॉक देना है। देखिएगा, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का डेफिनेट ट्रीटमेंट क्या है। तो आप याद रखेंगे, इट इज डिफिब्रिलेशन। अब बात करते हैं डिफिब्रिलेशन करते समय कितनी एनर्जी का शॉक डिलीवर करना चाहिए। द एनर्जी ऑफ 150 to 200 जूल ऑन बाईफेजिक and 360 जूल on monophasic defibrillator should be used। अगर आप बाईफेजिक डिफिब्रिलेटर मशीन यूज कर रहे हैं तो वहां पर 150 से 200 जूल यूज कर सकते हैं, और अगर आप मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर द्वारा शॉक डिलीवर कर रहे हैं तो 360 जूल एनर्जी यूज कर सकते हैं। Delaying defibrillation of pulseless VT dramatically decreases the survival rate। पल्सलेस वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया वाले पेशेंट में आप डिफिब्रिलेशन करने में जितना लेट करेंगे, पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट पेड टू बेनिफिशियरी ऑफ सब सेंटर अंडर JSY? जननी सुरक्षा योजना के तहत बेनिफिशियरी को सब सेंटर पर कितना अमाउंट पे किया जाता है? 1400 प्लस 300 फॉर ट्रांसपोर्टेशन, 1000 प्लस 200 फॉर ट्रांसपोर्टेशन, 1500 प्लस 400 फॉर ट्रांसपोर्टेशन, 2000 plus 200 for transportation। The right answer is option A, 1400 rupees plus 300 for transportation it paid at sub center for the beneficiary under the JSY scheme।
क्वेश्चन नंबर 12, अ नियोनेट मीन्स, नियोनेट किस उम्र के बच्चे को कहा जाता है? 0 से 28 दिन के बच्चे को, 3 महीने तक के बच्चे को, 7 दिन के बच्चे को, या फिर 1 साल तक की उम्र के बच्चे को? ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। 28 दिन की उम्र तक के बच्चे को नियोनेट कहा जाता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें रिवाइज कर लें, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अ नियोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूबॉर्न। नियोनेट को आप न्यूबॉर्न बेबी के नाम से भी जानते हैं। द नियोनेटल पीरियड इज द फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ। बच्चे के जन्म के बाद शुरुआती 4 सप्ताह या 28 दिन का समय नियोनेटल पीरियड कहलाता है। फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का मतलब होता है 0 से 14 डेज का समय, यानी मेल और फीमेल गैमेट यूनाइट होते हैं। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद से लेकर पहले 14 दिन का समय वह जाइगोट कहलाता है। और एग कब कहते हैं? एग या एम्ब्रियो कह सकते हैं आप इसे। एग या एम्ब्रियो का मतलब है 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक का समय। देखिए, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवम है वो 0 से 14 डेज तक जाइगोट कहलाएगा। 14 डेज से लेकर 8 वीक तक एग या एम्ब्रियो कहलाएगा। और 9th वीक से लेकर डिलीवरी तक फीटस कहलाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस तरह के छोटे क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स दिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, in case of patient with diagnosis of chronic kidney failure, the signs of which of the following electrolyte imbalance should be monitored? एक क्रॉनिक किडनी फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है। इस पेशेंट में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखा जा सकता है? हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। The right answer is option B। इस पेशेंट में हम हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन देखेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। In renal failure, acute or chronic, one most commonly seen patient who have tendency to develop, अगर किसी पेशेंट को चाहे तो एक्यूट रीनल फेलियर हो या क्रॉनिक रीनल फेलियर हो, इन दोनों ही सिचुएशन में ये कुछ कॉमन कंडीशंस देखने को मिलती हैं। सबसे पहला हाइपरवॉलीमिया। हाइपरवॉलीमिया का मतलब है पेशेंट की किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, इस वजह से यूरिन एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, उसका एक्यूमुलेशन बॉडी में हो रहा है, यानी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बढ़ रही है और इसी के कारण पेशेंट में हाइपरटेंशन भी देखा जाता है। इंक्रीज वॉल्यूम कॉजेज हाइपरटेंशन। नेक्स्ट आता है हाइपरकैलीमिया, पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाना। फिर आता है हाइपरफॉस्फेटीमिया, यानी फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाना। देन हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल कम होना। एंड बाइकार्बोनेट डेफिशिएंसी, बाइकार्बोनेट की कमी होने पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन देखने को मिलेगी। सोडियम इज जनरली रिटेन्ड बट मे अपीयर नॉर्मल by hyponatremic because dilution from fluid retention। याद रखिएगा, रीनल फेलियर होने पर सोडियम किडनी के द्वारा एक्सक्रीट आउट नहीं होता है, लेकिन बॉडी में बढ़ रहे फ्लूइड की मात्रा के कारण ये सोडियम डाइल्यूट हो जाता है और यहाँ पर डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया के कारण इसका नॉर्मल लेवल देखा जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए।
Question number 14. The most significant complication in client undergoing chronic peritoneal dialysis. अगर किसी पेशेंट में आप chronic peritoneal dialysis कर रहे हैं, किसी पेशेंट को लंबे समय से आप peritoneal dialysis करवा रहे हैं, तो उसमें कौन सा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हाइपोटेंशन, डिस्पनिया या पेरिटोनाइटिस? The right answer is option D. It is peritonitis. याद रखिएगा, peritonitis is a complication of chronic peritoneal dialysis. Peritoneal dialysis exactly क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं. Peritoneal dialysis is a type of dialysis in which the lining of peritoneal cavity is used as a dialyzing membrane. Peritoneal dialysis process में पेशेंट की जो पेरिटोनियल कैविटी की मेम्ब्रेन है उसे एज अ डायलिजिंग मेम्ब्रेन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी फिल्टरिंग यूनिट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. डायलाइजिंग फ्लूइड 1 to 2 लीटर इज वन एक्सचेंज इंट्रोड्यूस्ड इनटू पेरिटोनियल कैविटी इज लेफ्ट टू dwell there for specific time, normally 10 to 20 minutes and passively drain out. देखिए, दो प्रकार के डायलिसिस होते हैं, एक होता है हीमोडायलिसिस और एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस. हीमोडायलिसिस जो है मोस्टली हॉस्पिटल्स में किया जाता है, लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस को एक बार पेशेंट में सेटअप तैयार करके उसे पेशेंट खुद ही घर पर भी परफॉर्म कर सकता है. पेरिटोनियल डायलिसिस में पेशेंट की पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को एज अ फिल्टरिंग यूनिट इस्तेमाल करते हैं. इस प्रोसेस के लिए पेशेंट अपने पेरिटोनियल कैविटी के अंदर 1 से 2 लीटर फ्लूइड को इंसर्ट करता है और ये फ्लूइड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के द्वारा फिल्टर आउट करके वहाँ से पैसिवली ड्रेन आउट होता है. ये प्रोसीजर पेरिटोनियल डायलिसिस कहलाता है. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर पंक्चर होने के कारण इस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है और इसी वजह से इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन भी पेरिटोनाइटिस के रूप में देखा जाता है. पेरिटोनियल मेम्ब्रेन हमारी बॉडी की वो मेम्ब्रेन है जो कि हमारे बॉडी एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करके रखती है. इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर ही ज़्यादातर सभी एब्डोमिनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं. इस लेयर में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन पेरिटोनाइटिस कहलाता है, जो कि पेरिटोनियल डायलिसिस में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखा जाता है. पेरिटोनाइटिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन इन क्लाइंट्स अंडरगो chronic peritoneal dialysis, so strict aseptic technique is maintained throughout the procedure. इस कॉम्प्लिकेशन यानी पेरिटोनाइटिस कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए पेरिटोनियल डायलिसिस पूरे प्रोसीजर के दौरान स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है. द पेशेंट should also observe for the signs of complication like abdominal pain, respiratory difficulty, low blood pressure. और याद रखिएगा, पेरिटोनियल डायलिसिस में कॉम्प्लिकेशंस को लगातार मॉनिटर करते रहना बहुत ही आवश्यक है. इसके कॉम्प्लिकेशंस के रूप में एब्डोमिनल पेन, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी और लो ब्लड प्रेशर देखे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. Chronic alcoholic patient blames his family environment for his alcoholism. Which of the following defense mechanism was used by the patient? एक शराबी जो कि अपनी शराब की इस लत का कारण अपने परिवार वालों को मानता है, ऐसा करके वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म को इस्तेमाल कर रहा है, ये आपको बताना है. प्रोजेक्शन, डिनाइल, रैशनलाइजेशन या फिर सब्लिमेशन. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. अगर कोई पर्सन अपनी कमियों के लिए दूसरों को ब्लेम करे, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाए, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोजेक्शन कहलाती है. ऑप्शन ए करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 16.
The doctor orders 2% nitroglycerin ointment in 1-inch dose every 12 hours. Proper application of nitroglycerin ointment includes. डॉक्टर द्वारा किसी पेशेंट में नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट लगाने के लिए कहा गया है। डॉक्टर द्वारा डोज में बताया गया है कि हर 12 घंटे में 1 इंच एरिया पर 2% नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट लगाना है। इस एप्लीकेशन के लिए, इस मेडिसिन के एप्लीकेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है उसे आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, रोटेटिंग एप्लीकेशन साइट। Option B, limiting applications to the chest. Option C, rubbing it into skin. Option D, covering it with a gauze dressing. The right answer is option A. Rotating application site is the correct option. आइए इसके explanation को जान लें, important है। Sites for the application of nitroglycerin should be rotated to prevent skin irritation. याद रखिएगा, अगर किसी पेशेंट में आपको नाइट्रोग्लिसरीन स्किन पर अप्लाई करना है तो इसके लिए आप एक ही जगह पर बार बार उसे नहीं लगाएंगे, स्किन को रोटेट करते हुए आपको लगाना है। यानी कि मान लीजिए किसी पेशेंट के इस एरिया पर आपने पहले 1 इंच एरिया पर आपने पहले नाइट्रोग्लिसरीन लगाया, तो अगली बार जो अगला डोज होगा उसे उस सेम इस जगह पर ना लगाकर इससे थोड़ा दूर हम एप्लीकेशन करेंगे। जिस प्रकार से इंसुलिन इंजेक्शन लेते समय हम एक ही जगह पर निडल प्रिक नहीं करते, उसी प्रकार से यहाँ पर भी स्किन को रोटेट करते हुए यानी साइट को बदलते हुए अपने को नाइट्रोग्लिसरीन को अप्लाई करना है। होपफुली दिस इज क्लियर। ऑप्शन बी में कहा गया था इट कैन बी अप्लाइड टू द बैक एंड अपर आर्म्स नॉट टू द लोअर एक्सट्रीमिटी, मेकिंग आंसर बी इनकरेक्ट। ऑप्शन बी में कहा था कि इसे हम खाली चेस्ट पर ही लगा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसका एप्लीकेशन लोअर एक्सट्रीमिटी को छोड़कर चेस्ट, बैक और अपर आर्म्स पर भी किया जा सकता है। ऑप्शन सी के अंदर बताया गया था कि रबिंग इनटू द स्किन, नाइट्रोग्लिसरीन को स्किन पर रब करना है, जो कि बिल्कुल गलत है। याद रखें, कभी भी आप नाइट्रोग्लिसरीन सब्सटेंस को स्किन पर रब नहीं करते, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, बिकॉज द मेडिकेशन शुड बी कवर्ड विथ अ प्रिपेयर्ड ड्रेसिंग मेड बाय थिन पेपर, नॉट बाय गॉज। जिस जगह पर आपने नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट लगाया है उस जगह को कवर करने के लिए आप गॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे कवर करने के लिए पतले पेपर से बनी ड्रेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रेसिंग मेड बाय थिन पेपर इज यूज्ड टू कवर द नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट प्लेस्ड स्किन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। Nitroglycerin ointment is used to prevent chest pain in people with certain heart conditions. जिन पेशेंट में कोरोनरी आर्टरी जैसे हार्ट डिजीजेज होते हैं उनमें चेस्ट पेन या एंजाइना को रोकने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। दिस मेडिकेशन बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ ड्रग नोन एज नाइट्रेट्स। एंजाइना अकर्स व्हेन हार्ट मसल्स नॉट गेटिंग इनफ ब्लड। नाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रेट ग्रुप ऑफ ड्रग्स से बिलोंग करता है और एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज का कारण है हार्ट मसल्स तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना पहुंच पाना। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन टेक्स प्रायोरिटी फॉर अ पेशेंट हु इज ब्रॉट टू emergency रूम कंप्लेनिंग ऑफ मिड एक्सटर्नल चेस्ट पेन। किसी पेशेंट को मिड एक्सटर्नल चेस्ट पेन की कंप्लेन के साथ इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। इस पेशेंट के लिए प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, हिस्ट्री टॉयल विथ एम्फेसिस ऑन प्रीसीडिंग इवेंट्स।
हम इस पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि उसे किस प्रकार से ये डिजीज शुरू हुआ। ऑप्शन बी, चेस्ट एग्जामिनेशन विथ अस्कल्टेशन। इस पेशेंट में चेस्ट एग्जामिनेशन किया जाएगा अस्कल्टेशन की मदद से। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी करवाई जाएगी। ऑप्शन डी, असेसमेंट ऑफ वाइटल साइंस, या फिर हम पेशेंट के वाइटल साइंस का असेसमेंट करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इस सिचुएशन में हम वाइटल साइंस को प्रायोरिटी देकर असेसमेंट करेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 18, CPR stands for cardiopulmonary revival, cardiopulmonary resuscitation, cardiopulmonary recycle, cardiopulmonary recovery. What exactly full form of CPR? The right answer is option B. Cardiopulmonary resuscitation is a full form of CPR. Question number 19. Which is the most important hormone of our body uses to make breast milk? ब्रेस्ट मिल्क के निर्माण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन या इंसुलिन? The right answer is option B. प्रोलैक्टिन हार्मोन ब्रेस्ट मिल्क के फॉर्मेशन के लिए इसेंशियल है। प्रोलैक्टिन इज अ मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन promotes breast milk production. Oxytocin is a milk secreting hormone, so that's why responsible for let down reflex. याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। पी से प्रोलैक्टिन और पी से प्रोडक्शन। ऑक्सीटॉक्सिन का मतलब है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स करवाता है, यानी मिल्क को एक्सक्रीट आउट करवाता है। क्वेश्चन नंबर 20, साइनोकोबालामाइन इज कॉल्ड एज। साइनोकोबालामाइन किस विटामिन का दूसरा नाम है? विटामिन B2, B3, B6 या B12? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। विटामिन B12 को ही आप साइनोकोबालामाइन के नाम से जानते हैं और इसकी कमी से होने वाला एनीमिया है पर्नीशियस एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 21, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 206। ह्यूमन में टोटल 206 बोन्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फादर ऑफ सर्जरी। किसे आप फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानते हैं? फ्रेडमैन, सुश्रुता, एडिसन या एडवर्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सुश्रुता। सुश्रुता को हम फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच चैम्बर ऑफ हार्ट इजेक्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू जनरल सर्कुलेशन। आपको बताना है हमारे हार्ट के किस चैम्बर के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जनरल सर्कुलेशन में भेजा जाता है? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा। याद रखिएगा, जनरल सर्कुलेशन का मतलब है हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का निकलकर एरोटा में जाना और उसके बाद लंग्स तक पहुंचना। उसके बाद राइट एट्रियम तक आना। दिस इज कॉल्ड द जनरल सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फैक्टर एड इन वीनस रिटर्न टू द हार्ट एक्सेप्ट। इन सभी में से उस फैक्टर को सेलेक्ट कीजिए जो कि
वीनस रिटर्न को नहीं बढ़ाता है। वीनस रिटर्न का मतलब है कि बॉडी के पेरिफेरी पार्ट के द्वारा यूज किए गए ब्लड को यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेसल्स के द्वारा वापस हार्ट तक लेकर आना वीनस रिटर्न कहलाता है। इस वीनस रिटर्न को कौन सा फैक्टर नहीं बढ़ाता, नहीं हेल्प करता? ऑप्शन ए नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, वन वे वाल्व्स इनटू द वेन्स, लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, स्क्वीजिंग एक्शन ऑफ मेजर मसल्स। The right answer is option C, लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। गौर कीजिएगा, जब हमारे हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसके द्वारा ब्लड जो है एरोटा में पंप किया जाता है, आर्टरी में भेजा जाता है। इसके द्वारा वीनस रिटर्न को प्रमोट नहीं किया जाता। वीनस रिटर्न को प्रमोट करने के लिए नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, वन वे वाल्व और स्क्वीजिंग ऑफ मसल्स रिस्पॉन्सिबल है। जब हमारे इंट्राथोरेसिक एरिया में प्रेशर नेगेटिव होगा तो खाली जगह होगी, तो इसकी वजह से इस एरिया को ब्लड से भरने के लिए ब्लड पहुंचेगा, तो ये वीनस रिटर्न को बढ़ाएगा। इसके अलावा हमारी ब्लड वेसल्स में वाल्व पाए जाते हैं। जब तक ब्लड एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब तक ये ओपन रहते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से ब्लड का बैक फ्लो होने लगे तो ये वाल्व क्लोज हो जाते हैं और वाल्व इसे रोकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये वीनस रिटर्न को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी की जो मेजर मसल्स हैं वो स्क्वीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिससे ब्लड की मूवमेंट एक डायरेक्शन में हो पाती है। जैसे मान लीजिए पेशेंट के काफ एरिया में मसल्स मौजूद होते हैं, ये मसल्स स्क्वीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे ब्लड जो है वापस ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ मूव कर पाता है। तो होपफुली दिस इज क्लियर। Except left ventricular contraction, all other actions help into venous return from body tissue to heart. Left ventricular contraction causes ejection of blood from left ventricle to aorta from systemic circulation. Question number 25. National Mental Health Act was implemented in which year? National Mental Health Act किस साल आया था? 1987, 1982, 1983, 1984। The right answer is option A। याद रखिएगा 1987 में नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट आया था। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, और अगर एग्जैक्ट डेट आपसे पूछें तो 22 मई 1987। आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 10 अक्टूबर को एवरी ईयर। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 was passed on 7th April 2017 and came into force 7th July 2018। इम्पॉर्टेंट है, रीसेंट एग्जाम में पूछा गया है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट यानी MHCA 2017 में पास हुआ था, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट किया गया, फोर्स किया गया, स्टार्ट किया गया 7 जुलाई 2018 को। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 26। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इज प्रेजेंट विच पार्ट ऑफ ब्रेन? हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला सेंटर ब्रेन के किस एरिया में पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, थैलेमस या मेडुला ऑब्लोंगेटा। The right answer is option A, it is hypothalamus.
टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर पाया जाता है। हाइपोथैलेमस इज अ रीजन ऑफ ब्रेन लिंकिंग द एंडोक्राइन सिस्टम टू नर्वस सिस्टम। याद रखिएगा, हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। इट्स अदर फंक्शन टू कंट्रोल थिंग्स लाइक थ्रस्ट, हंगर, रिलीज ऑफ मैनी हॉर्मोन्स। याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस थ्रस्ट कंट्रोल करता है, हंगर कंट्रोल करता है और कई हॉर्मोन्स का रिलीज करवाता है। सेरिबेलम फंक्शन इज कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मसल। हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट को करवाने के लिए ब्रेन का सेरिबेलम पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी पेशेंट में सेरिबेलम में चोट लग जाए तो पेशेंट सीधा चल नहीं पाएगा, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा। The thalamus functions to relay sensory messages from body to brain and to regulate level of consciousness। इसके अलावा आप याद रखिएगा, थैलेमस को हम बॉडी का रिले सेंटर, ब्रेन का रिले सेंटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हमारे सेंसरी मैसेजेस को ब्रेन से कॉन्शियस अवेयरनेस तक लाने में रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ज़्यादातर वाइटल एक्टिविटीज़ के सेंटर यहीं पर पाए जाते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ बेसिक functions of autoimmune nervous system including respiration, cardiac function, vasodilation, reflexes like vomiting, coughing, sneezing and swallowing। मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को रेगुलेट किया जाता है और इसी के कारण रेस्पिरेशन, कार्डियक फंक्शन, वैसोडाइलेशन, रिफ्लेक्सेस लाइक वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलविंग आदि हो पाते हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन, इट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 27, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड अकर्स इन। हमारे नेक रीजन में मौजूद एच शेप या बटरफ्लाई शेप्ड ब्यूटीफुल ग्लैंड किस कारण की वजह से एनलार्ज हो जाती है? हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, ट्यूमर्स की वजह से या सभी की वजह से? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म और ट्यूमर। इन तीनों के कारण ही हमारी थायराइड ग्लैंड में एनलार्जमेंट हो सकता है, इसका साइज एबनॉर्मली इंक्रीज हो सकता है। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, जिसे आप ग्वाइटर के नाम से भी जानते हैं, और ये हाइपोथायरॉयडिज्म यानी सिंपल ग्वाइटर, हाइपरथायरॉयडिज्म यानी टॉक्सिक डिफ्यूज ग्वाइटर या ग्रेव डिजीज और ट्यूमर्स के कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 is a method of understanding the method of evaluating and recording the condition of baby in numeric terms at 1 minute after birth if necessary after 5 minutes। जन्म के बाद 1 मिनट और 5 मिनट पर बच्चे की कंडीशन को नंबरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करना कौन सा मेथड कहलाता है? ऑप्शन ए एल्ड्रिच स्कोरिंग, ऑप्शन बी बर्स्टिन स्कोरिंग, ऑप्शन सी अपगार स्कोरिंग, ऑप्शन डी सिल्वरमैन स्कोरिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज कॉल्ड अपगार स्कोरिंग। याद रखिएगा, जन्म के बाद बच्चा ठीक है या नहीं, इस चीज के असेसमेंट के लिए अपगार स्कोरिंग की जाती है और इसे वर्जीनिया अपगार द्वारा दिया गया था। जन्म के बाद पहले 1 मिनट और आवश्यकता पड़ने पर 5वें मिनट पर यह परफॉर्म की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29,
नॉर्मल pH ऑफ यूरिन इज इन रेंज ऑफ, आपको यूरिन pH का रेंज बताना है 3 to 5, 5.5 to 7, 7.35 to 7.45 या फिर 7.45 to 8.5. What is the normal range of pH? The right answer is option A. 3 to 5 is the correct option. याद रखिएगा यूरिन की नॉर्मल pH 4.6 से 8 के बीच मानी जाती है, 4.6 से 8 के बीच मानी जाती है. क्वेश्चन नंबर 30. इन्फ्लेमेशन ऑफ ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज, किसी पर्सन में ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन क्या कहलाती है? स्टोमेटाइटिस, यूवेलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस या म्यूकोसाइटिस? The right answer is option A. It is called stomatitis. ओरल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन स्टोमेटाइटिस कहलाता है और स्टमक मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन गैस्ट्राइटिस कहलाता है. दोनों ही टर्म्स में कंफ्यूज ना हो आप. क्वेश्चन नंबर 32. द मिनरल इज एसेंशियल फॉर हेल्दी RBC एंड डेफिशिएंसी माइट कॉज एनीमिया. रेड ब्लड कार्पसल्स के हेल्दी रहने के लिए और एनीमिया ना हो इस चीज के लिए कौन सा इसेंशियल मिनरल है? आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन या क्रोमियम? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. याद रखिएगा हमारी जो RBC हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, इनके मैचुरेशन और फॉर्मेशन के लिए आयरन और फॉलिक एसिड दोनों ही रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. नी जॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ, नी जॉइंट किस प्रकार के जॉइंट का एग्जाम्पल है? ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवोइड जॉइंट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? The right answer is option C. It is example of hinge joint. नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट दोनों ही हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल्स माने जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. डाइजेस्टिव सिस्टम डिराइव्ड फ्रॉम, डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना होता है? एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म या ऑल ऑफ द अबव? The right answer is option A. It is derived from endoderm. Thank you so much everyone for watching this complete video. अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि सोशल मीडियाज़ पर शेयर करना ना भूलें. और पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. बेस्ट ऑफ लक.